गुड मॉर्निंग क्लास। उत्तराखंड के इतिहास में आज हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है। मैं ये क्लास उन छात्रों को समर्पित करता हूँ जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से शहरों की ओर नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग के लिए, अथवा वे छात्र जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य से बाहर हैं और उन्हें उत्तराखंड राज्य की बेसिक जानकारी नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जानकारी देने के लिए हमें भारत के इतिहास से इसका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा और इसीलिए हमें सबसे पहले इतिहास क्या है, उसका समयकाल कहाँ से शुरू माना जाता है, उन तथ्यों पर विचार करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले इतिहास यानी अतीत की घटनाओं का वर्तमान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। और मैं ये लाइन यहाँ पर लिखता हूँ, अतीत की घटनाओं का, अतीत मतलब जो प्राचीन काल था, अतीत की घटनाओं का अध्ययन, इसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो प्रश्न हमारे पास है कि इतिहास, भारतीय इतिहास या उत्तराखंड के इतिहास की वास्तविक शुरुआत कहां से मानी जाए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पाषाण सभ्यता की ओर देखना पड़ेगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता थी। और इसके लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो भारत के इतिहास के 3 भाग और उत्तराखंड के इतिहास के भी 3 भाग। सबसे पहले ये सामने आए, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से भी पहले का काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात आधा इतिहास लिखा गया, आधा नहीं लिखा गया। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, आद्यऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला हमारा इतिहास का विभाजन है, ये 3 भागों में हुआ है। ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल की शुरुआत ये है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले प्रागैतिहासिक काल और तीसरी बड़ी समस्या है इतिहास में, उसके कालक्रम को समेटना या कालक्रम का सही आकलन करना। तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री या पाषाण काल, इसका जो अपना टाइम पीरियड है ये लगभग 14 लाख से 3000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है इसे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसका जो कालक्रम माना जाता है उसका कालक्रम लगभग 3000 से 600 ईसा पूर्व का काल। ठीक है, और ऐतिहासिक काल जो टाइम पीरियड है यहाँ पर वो है 600 ईसा पूर्व के बाद का काल, 600 ईसा पूर्व के बाद का काल। वास्तव में इतिहास की शुरुआत 600 ईसा पूर्व के बाद हुई थी और इस काल के बाद भारतीय इतिहास से संबंधित साहित्यिक और पुरातात्विक जानकारी हमारे पास है, इसलिए हम इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। यही वह काल है जब महात्मा बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ था और भारतीय इतिहास में इसे बौद्ध और जैन युग के नाम से भी जाना जाता है। इसे इतिहास में महाजनपद काल भी कहा जाता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल है, जिसे हम पाषाण सभ्यता कहते हैं और इसे ही आप पाषाण सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं पाषाण सभ्यता, अर्थात इस सभ्यता के लोगों ने पत्थर का प्रयोग करना सीख लिया था, इसलिए इसे पाषाण सभ्यता कहा जाता है। और इस काल के टाइम पीरियड को अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता हम जिसे कहते हैं, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी सिंधु घाटी के बाद की सभ्यता, जब आर्य ने भारत पर आक्रमण करा और संपूर्ण उत्तर भारत में आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता का विकास हो गया। ठीक है, चूंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक ये प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें पाषाण सभ्यता को समझना है, और उत्तराखंड के संदर्भ में पाषाण सभ्यता से संबंधित जो जानकारी हमारे पास है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर इस पाषाण सभ्यता के कालक्रम को देखा जाए तो इसका कालक्रम लगभग 14 लाख से लेकर 3000 तक का काल है। ठीक है, और ये जो पाषाण सभ्यता का डिवीजन या विभाजन हो रखा है, ये जो पाषाण सभ्यता है यानी जिस सभ्यता के लोगों ने पत्थर का प्रयोग करना सीखा था, ये 3 भागों में बटी। इसमें सबसे पहले है पुरापाषाण काल, यानी सबसे पुराना मानव, सबसे पहले का मानव। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले यानी पुरापाषाण काल, सबसे पूर्व के मानव ने क्या सीखा, और इसके टाइम पीरियड पर अगर देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड, पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड लगभग 14 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का काल। ठीक है, और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 से मध्य पाषाण काल, जिस समय मानव ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। हालांकि आग की जानकारी उसको थी, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं जान रहा था, इस वजह से इसका नाम मध्य पाषाण काल है। लगभग 6000 ईसा पूर्व का काल रहा, और सबसे पहले 6000 से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व का काल नवपाषाण काल। क्लियर है? ये 3 काल हमारे सामने। क्योंकि हमें उत्तराखंड के इतिहास से सीमित जानकारियां चाहिए कि इस टाइम पीरियड में या इस काल में उत्तराखंड के इतिहास में क्या आधुनिक, क्या परिवर्तन हो रहे थे, उस पर विचार करना हमें। अब इतिहास को अगर देखा जाए कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल का मानव आदि मानव था, गुफाओं में, जंगलों में रहता था, और इतिहासकार बताते हैं कि सबसे पहले जो मनुष्य का आदि पूर्वज था वो अफ्रीका के घोर जंगल में रहा करता था। अर्थात मानव की खोज अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। इस अफ्रीका महाद्वीप में पुरापाषाण काल में मनुष्य का आदि पूर्वज 2 भागों में रहा करता था। मनुष्य का आदि पूर्वज 2 भागों में रहा करता था, रामा पिथेकस, और दूसरा नाम था ऑस्ट्रेलो पिथेकस। यानी पुरापाषाण काल में अफ्रीका के घोर जंगल में मनुष्य का आदि पूर्वज 2 भागों में रहा करता था, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रामापिथेकस उन्हीं घोर जंगलों में रहने का आदि था, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस थोड़ा अग्र सोच रखता था, और इसीलिए वो नदियों और मैदानों की ओर उतरने लगा, और धीरे 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 डेवलप होकर होमो सैपियंस के रूप में तब्दील हो गया। और उसके विकास की गाथा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन सा मानव आपको देखने को मिला, तो ये है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस अर्थात इस काल के मानव ने हाथ का प्रयोग करना सीख लिया, और फिर धीरे धीरे होमो इरेक्टस यानी मानव खड़े होकर चलने लगा, सीधे चलने लगा, रीढ़ की हड्डी का प्रयोग करने लगा। निएंडरथल, क्रोमैग्नन,
क्रो-मैग्नन और अंततः होमो सैपियंस मनुष्य का जो वर्तमान नाम है। ठीक है, ये मनुष्य के विकास का क्रम रहा। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो मनुष्य का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस। इस होमो सैपियंस से भी पहले मनुष्य के विकास का क्रम ये रहा, अर्थात मनुष्य का सबसे पुराना आदि पूर्वज होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्लियर? और फिर धीरे धीरे इस विकास क्रम में क्या खास चीजें देखने को मिली वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर इस विकास क्रम में आप देखेंगे कि क्या खास चीज देखने को मिली, तो मैं वो आपके सामने यहां पर रखता हूं। उसमें सबसे पहले होमो हैबिलस, जो होमो हैबिलस मानव था, इसने हाथ का प्रयोग करना सीख दिया। इसकी उपलब्धि है हाथ का प्रयोग उपकरण बनाने लगा। यानी होमो हैबिलस मानव अपने हाथ के प्रयोग से पत्थर के उपकरण बनाने लगा और इसे कारीगर मानव कहा जाएगा। कारीगर मानव यानी होमो हैबिलस मानव हाथ का प्रयोग करने लगा, उपकरणों का प्रयोग करने लगा, वो भी पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करने लगा, कारीगर मानव के रूप में तब्दील हो गया। और धीरे धीरे होमो इरेक्टस यानी रीढ़ की हड्डी का प्रयोग करने लगा, रीढ़ की हड्डी का प्रयोग करने लगा और आग की खोज होने लगी, आग की खोज करने लगा। आग की खोज यद्यपि मध्य पाषाण काल में जाके होनी है और फिर नवपाषाण काल में आग का व्यापक प्रयोग करने लगा, लेकिन इस काल का मानव संभवतः आग से परिचित था और आग के खोज से संबंधित जो प्राथमिक लक्षण हैं वो होमो इरेक्टस मानव में देखे जाने लगे और धीरे धीरे फिर निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस के रूप में मानव तब्दील हो गया। लेकिन पुरापाषाण काल के अंत तक आते आते मानव में व्यापक परिवर्तन आ चुके थे। ठीक है, और हमारा जो आज का टॉपिक है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये जो प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड है या पाषाण सभ्यता का टाइम पीरियड है, इस समय उत्तराखंड में क्या व्यापक परिवर्तन हो रहे थे, तो हमें उत्तराखंड जाने के लिए उत्तराखंड के मानचित्र को सामने रखना पड़ेगा ताकि हम उत्तराखंड के इतिहास को मानचित्र के आधार पर समझ सकें। ठीक है, तो उत्तराखंड के मानचित्र के लिए मैं आपके सामने उत्तराखंड का मानचित्र रखता हूं। ये उत्तराखंड का मानचित्र आपके सामने है। सब आपको पता है कि इसके पूरब में नेपाल है, पश्चिम में हरियाणा की जलीय सीमा, उत्तर पश्चिम में हिमाचल, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और इसके जिलों को मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, ये टिहरी गढ़वाल है, देहरादून जो कि सबसे पश्चिम में था, और टिहरी से सीमा बनाने वाला रुद्रप्रयाग, और इसकी सीमा अगर लगा दी जाए तो उत्तर काशी से लगेगी। और फिर ये सीमा यहां से लगाने के बाद हमें पौड़ी मिलेगा, और पौड़ी की सीमाएं ऐसे लगाने के बाद हरिद्वार जिला प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये भूगोल का विषय है मानचित्र बनाना। और फिर मानस खंड के अंतर्गत हमें इसके कुमाऊं वाले पोर्शन को देखा है। ये देखिए, उद्धम सिंह नगर सबसे दक्षिणी उत्तराखंड का, उद्धम सिंह नगर से सीमा बनाने वाला चंपावत, और चंपावत की सीमा को आगे बढ़ाने के बाद इसे बागेश्वर से हमें लगाना है। और लेकिन बागेश्वर और चंपावत की सीमा आपस में नहीं लगनी चाहिए। और फिर बचा नैनीताल और अल्मोड़ा। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप सामने। वर्तमान में उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी जो कि गैरसैंण का क्षेत्र था, और हम हैं प्रागैतिहासिक कालीन उत्तराखंड में। अगर प्रागैतिहासिक कालीन उत्तराखंड को देखा जाए
तो हमारे पास इसके प्रमाण क्या है, यानी प्रागैतिहासिक कालीन उत्तराखंड में उत्तराखंड से संबंधित प्रमाण कि प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड में क्या था। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल के समय अगर देखा गया तो तमिलनाडु के अदिरामपट्टम में सबसे पहली पत्थर की कुल्हाड़ी बनी थी, यानी हैंड एक्स मिला। और उसी के समानांतर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के कालशी क्षेत्र में अर्थात यमुना नदी घाटी में, भागीरथी नदी घाटी में, ये भागीरथी नदी घाटी, इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी, पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी का क्षेत्र अल्मोड़ा और नैनीताल से और पौड़ी से सीमा बनाता हुआ। इसके बाद हरिद्वार के हैदराबाद में हरिद्वार का हैदराबाद क्षेत्र। अगर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहां प्राचीनतम पत्थर के उपकरण मिले और सबसे बड़ी खोज में अगर देखा जाए तो प्रमाण उसमें सबसे बड़ा नाम यहां पर था लाखू उडियार, जो प्रागैतिहासिक काल में मध्य हिमालयी क्षेत्र में सबसे पहली खोज मानी जाती है। अब इस लाखू उडियार यह है अल्मोड़ा, जहां सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मिले हैं, उसको मैं यहां पर डार्क करता हूं ताकि आपका ध्यान इसकी ओर आए। प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड में सर्वाधिक स्थल यहीं से मिलेंगे, ये अल्मोड़ा क्षेत्र है। और अल्मोड़ा से उत्तर पूर्व की ओर आपका है लाखू उडियार, ठीक है। ये पहला महत्वपूर्ण स्थल, चूंकि लाखू उडियार से संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले प्रश्न इस लाखू उडियार क्या हो सकते हैं, तो मैं वो आपके सामने रखता हूं। लाखू उडियार की स्थिति कि ये है, ठीक है। दूसरा, लाखू उडियार से संबंधित खोज, और तीसरा लाखू उडियार से संबंधित प्रमाण, और चौथा यहां किन रंगों का प्रयोग हुआ कि लाखू उडियार में उस समय में किन रंगों का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगर आज के हिसाब से लाखू उडियार को देखा जाए तो ये अल्मोड़ा में दलबैंड अर्थात बाड़े छीना के समीप, ठीक है। अल्मोड़ा जो कि पहला महत्वपूर्ण स्थल हमें मिलने जा रहा है कि अल्मोड़ा में बाड़े छीना के समीप दलबैंड के पास इसकी स्थिति है। और सुयाल नदी, अगर अलग से प्रश्न आता है, सुयाल नदी के दाएं तट, ठीक है। ये दो प्रश्न कि कहां पर है और किस नदी के तट पर। अगर खोज का प्रश्न आए तो इसकी खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा की, महेश्वर प्रसाद जोशी ने इसकी खोज 1968 में की, ठीक है। उसकी खोज और उससे संबंधित जो प्रश्न हमारे सामने आए, और इस लाखू उडियार में प्रमाण क्या मिले हैं, तो मैं प्रमाण आपके सामने रखता हूं। 1, 2 और 3, ये 3 मुख्य प्रमाण है यहाँ पर कि लाखू उडियार में बहुत सारे लोगों को एक साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है, तो इसे कहते हैं समूहबद्ध नृत्य, समूहबद्ध नृत्य। कि समूहबद्ध नृत्य एक ग्रुप में डांस करते हुए लोगों को दिखाया गया है। अगर दूसरी बात यहां पर जाए तो लहरदार रेखाएं, लहरदार रेखाएं और ज्यामितीय चित्र, ज्यामितीय चित्र यानी ज्योमेट्रिक फिगर मिले हैं बहुत सारे, ये 3 मुख्य प्रमाण मिले हैं, ठीक है।
लाखोडियार का डिटेल हमारे सामने आ रहा है। और किन रंगों का प्रयोग इस लाखोडियार में किया गया, तो 1, 2 और 3 रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें। वो है लाल, काला और सफेद। ठीक है, रंगों का जैसा प्रश्न पूछता है वैसा उत्तर आपके सामने है। रंगों का प्रयोग, उसके प्रमाण क्या क्या मिले हैं वहां से, खोज किसने की थी और उसकी स्थिति वर्तमान में कहां है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न सामने आते हैं। इस लाखोडियार जो कि मैंने डायग्राम में आपके सामने रखा हुआ है से कोई और प्रमाण अगर मिलता है तो उधर की ओर हमें चलना है। तो दूसरा प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं कि लाखोडियार में 1982 में यशवंत सिंह कठोस ने जब यहां की खोज की थी तो उन्हें 7 मानव आकृतियां मिली थी। तो 1982 में यशवंत सिंह कठोस उत्तराखंड के इतिहास का जिनकी पुस्तकें आप पढ़ते रहते हैं, यशवंत सिंह कठोस को 7 मानव आकृतियां मिली थी। अर्थात वर्तमान में भी यहां से कुछ न कुछ मिलता था। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक कालीन सबसे प्रमुख प्रमाण हमारे पास आया है। इसके अलावा कि इस अल्मोड़ा जिले से प्रागैतिहासिक कालीन जो अन्य प्रमाण मिले हैं मैं उनको आपके सामने रखता हूं। अल्मोड़ा से प्रागैतिहासिक कालीन अन्य नाम आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, और क्या मिला यहां से, अल्मोड़ा से मिला है फटकानौली। फटकानौली गुफा क्षेत्र है यानी सैलाश्रय। उसके अलावा पेट साल, फल सीमा, लुएथा, कसार देवी, और अगर देखा जाए तो हटवाल घोड़ा, हटवाल घोड़ा, ये 6 और स्थल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जहां कुछ न कुछ प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मिले हैं या कुछ न कुछ इन शैलाश्रयों से या शैल चित्र से हमें कुछ न कुछ जानकारियां मिल रही है। ठीक है, फटकानौली की खोज अगर देखी जाए 1950 में यशोधर मठपाल जी ने की थी। फटकानौली की खोज 1950 में 1985 में यशोधर मठपाल जी ने की थी। ऐसे ही पेट साल की अगर खोज देखी जाए तो 1989 में 1989 में फिर से यशोधर मठपाल जी के द्वारा हुई है। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं कि फटकानौली और पेटसाल जिनकी खोजें यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। ठीक है, और जो प्रश्न यहां पर बनने की संभावना है कि कहां से क्या मिला हुआ है, उसमें सबसे पहले ये पेटसाल का क्षेत्र। अगर इस पेटसाल को देखा जाए तो यहां से नृत्य करते हुए मानव, नृत्य करते हुए मानव को दिखाया गया। ठीक है, फल सीमा से अगर देखा जाए नृत्य और योग करते हुए मानव दिखाए गए। नृत्य तथा योग करते हुए मानव, इस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलेंगे फल सीमा से, कहीं पर नृत्यरत और कहीं योग की मुद्रा में मानव। और लुएथाप को देखा जाए तो लुएथाप से रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। लुएथाप के रंगीन चित्र में जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो हाथों में हाथ डालकर, हाथों में
मानव चित्र या फिर शिकार करते हुए मानव, शिकार करते हुए चित्र या मानव चित्र हमने प्राप्त, ठीक है। यानी रंगीन चित्र खासकर रेखाब से, और इसमें हाथों में हाथ डालकर और शिकार करते हुए मानव को दिखाया गया है। शिकार करना प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण व्यवसाय हुआ करता था, जो एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में हमारे सामने है, ठीक है। इसके अलावा अगर कसार देवी से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनकी प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हो पाती है। और फिर हटवाल घोड़ा अगर देखा जाए तो हटवाल घोड़ा से जो महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है वो एक ऐसा मानव जो सींगों का मुखौटा पहने हुए, सींगों का मुखौटा पहना मानव, सींगों का मुखौटा पहने हुए मानव को दिखाया गया है, और जिसके समीप कुछ पशु हैं, ठीक है। ये अल्मोड़ा से संबंधित वो स्थल है। अगर अल्मोड़ा पर आप जा रहे हैं तो लाखों ग्यार, इसी के पहले पेट साल है, पेट साल और कसार देवी, अल्मोड़ा कसार देवी, और जो नाम हमने यहां पर लिखे हैं वो फल सीमा, ठीक है। लाखों ग्यार, पेट साल, फल सीमा, कसार देवी और लुएथा, ठीक है। ये अल्मोड़ा के महत्वपूर्ण स्थान जो हमारे सामने है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जैसे हटवाल घोड़ा, हटवाल घोड़ा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, क्या अल्मोड़ा के अलावा अन्य भी वर्तमान में जिले हैं जहां से संबंधित कुछ जानकारियां मिली? तो ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस काल से संबंधित, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो उत्तराखंड में है वो है गोरखा उद्यान, गोरखा उद्यान, ठीक है। गोरखा उद्यान का जो क्षेत्र आपको मिलेगा ये डुंगरी गांव के समीप मिलेगा। ये चमोली क्षेत्र है, और चमोली का डुंगरी गांव अलकनंदा नदी के तट पर, यहीं पर गोरखा उद्यान मिला हुआ है। तो मैं इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने रखता हूं। अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो कहां है? तो ये चमोली में है, वर्तमान में चमोली में है, और चमोली के डुंगरी गांव में। और प्रश्न बनाए तो अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है। प्रश्न और बन सकते हैं कि खोज किसने की? तो राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। प्रश्न गोरखा उद्यान से कि चमोली में है, डुंगरी गांव में पड़ता है, अलकनंदा नदी के तट पर है, और राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज की। क्लियर? अब इसके प्रमाण क्या है कि भैया गोरखा उद्यान से संबंधित प्रमाण क्या मिले, ठीक है, ताकि हम लाखों उद्यान से उन प्रमाण की तुलना कर सकें। तो प्रमाण में अगर देखा जाए, समूहबद्ध नर्तन, समूह में नृत्य करते हुए लोगों को, जो कि लगभग सभी भाव मिला हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि यहां पर पशुओं के चित्र मिले हैं, बहुत सारे पशुओं के चित्र, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या करते आए हैं। तो इसमें विशेष था समूहबद्ध नर्तन के अलावा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। यही इसकी लाखों ज्ञान से भिन्नता है कि इसमें लाखों ज्ञान से अलग क्या है। और तीसरी बात कि इसमें रंगों का प्रयोग कौन सा हुआ है, कि लाखों ज्ञान में किस प्रकार के रंग हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका होगा लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग होता है। ये दो प्रकार के रंग प्रयोग हुए
गोरखा उद्यान, ठीक है। गोरखा उद्यान से संबंधित सभी जानकारी हमारे सामने और मैं आपके सामने रखा हूँ। प्रागैतिहासिक काल जो कि भारतीय इतिहास का सबसे लंबी अवधि का काल था, इस काल में उत्तराखंड में इन दो प्रमुख उद्यानों के अलावा क्या कोई और भी प्रमाण मिले हैं? इन तक पहुंचने के लिए हमें नेक्स्ट हेडिंग में डालता हूं अन्य प्रमाण या अन्य स्थल कि और क्या क्या स्थल ऐसे मिले हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जानकारी देते हैं। तो मैं अन्य प्रमाणों में यहां पर सबसे पहले आपको लिखता हूं हुडली, ठीक है। हुडली उत्तरकाशी का ये क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में हुडली से प्राप्त जो शैलाश्रय हैं उनमें अगर देखा जाए तो हुडली उत्तरकाशी में है, ठीक है। और यहां के शैलाश्रयों में नीले रंग का प्रयोग मिलता है, नीले रंग का प्रयोग। और हुडली कहां है तो आपसे प्रश्न बनेंगे, तो हुडली उत्तरकाशी में है। यहां के शैलाश्रयों की विशेषता क्या है तो यहां पर अधिकतर नीले रंग का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य स्थान है वो आपके सामने है। चूंकि प्रागैतिहासिक काल एक लंबी अवधि का काल था और उससे संबंधित बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने थे और उनमें एक नाम था आपका थराली, किमनी गुफा, किमनी गुफा। अब किमनी गुफा कहां है तो चमोली में, पिंडर नदी घाटी क्षेत्र है। यहां से भी शैलाश्रयी शैल चित्र मिले हुए हैं, लेकिन अनेक शैल चित्र मिले हैं। रंगीन चित्र यहां की विशेषता सबसे बड़ी, रंगीन चित्र मिले हैं और सफेद रंग का सबसे अधिक प्रयोग, सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा मिलता है। ये इसकी विशेषता है कि चिमनी गुफा कहां है, चमोली में, पिंडर नदी घाटी क्षेत्र में, रंगीन चित्रों के लिए फेमस है और सबसे अधिक सफेद रंग का प्रयोग है इसमें, ठीक है। तीसरा जो नाम इसके अलावा है यहां पर वो है महरू उद्यान। यद्यपि महरू उद्यान के जो चित्र हैं वो सब मिट चुके हैं, इनसे संबंधित कोई भी प्रत्यक्ष जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये कहां है तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में, पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित है ये महरू उद्यान। और मैं इसको आपको सामने बताता हूं, ये है महरू उद्यान क्षेत्र, ठीक है। और जो छूटा था वो किमनी गुफा थी। किमनी गुफा चमोली और बागेश्वर की सीमा पर लगी थी। यह है आपकी किमनी गुफा जहां से अनेक रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य स्थल हमारे पास हैं वो उस क्षेत्र नैनीताल का, हरिद्वार का बहादुराबाद क्षेत्र और उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे नैनीताल का मंगोली क्षेत्र, मंगोली, नैनीताल, जहां से कुछ गुफाएं या फिर शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक स्पष्ट जानकारी देखने को नहीं मिलती है। और ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि प्रागैतिहासिक कालीन में उत्तराखंड की स्थिति और उससे संबंधित स्थल और उनकी खोज। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड की स्थिति, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के समकालीन उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित क्या जानकारी हमारे पास है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है।
देवभूमि IAS एकेडमी हल्द्वानी के यूट्यूब चैनल से जुड़कर कमेंट्स हमारे सामने रखें। किसी प्रकार की कन्फ्यूजनों को क्लियर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तब तक के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाएं और सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाकर हमें प्रमोट कीजिए। थैंक यू।